हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो हम एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले हमने इस जो ये चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें क्यों चाहिए, यानी ऐसा क्या रीजन है जिसके लिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। और साथ ही हमने काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ा था, जैसे WTO एंड IMF इन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो UN है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कैसे ये अपनी एग्जिस्टेंस में आया। साथ ही हमने ये पढ़ा कि जो कोल्ड वॉर था उसके बाद इसमें क्या चेंजेस हुए, एंड जो इसका स्ट्रक्चर और जो इसकी जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। एंड एट द एंड हमने पढ़ा था कि जो इसका जस्टिफिकेशन वाला जो एरिया उसमें कौन से इशू होने चाहिए, और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी अराइज हुए थे। तो आज हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, जो कि दो ही टॉपिक बचते हैं। पहला जो टॉपिक वो है कि इंडिया और जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट, यानी इंडिया का क्या उसमें रोल है और क्या इंडिया इसके इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। एंड जो लास्ट हमारा इशू होगा वो होगा कि यूएस एक सुपर पावर बचा है, यानी हमारा जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर वर्ल्ड है, हमारे पास एक ही सुपर पावर है। ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। और इसी के साथ हम जो यूएन का जो फाउंडिंग पीरियड है उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो इसके अब तक सेक्रेटरी जनरल हैं उनके नामों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर करे आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द UN रिफॉर्म, यानी इंडिया और जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसमें रिफॉर्म। तो बेसिकली जो इंडिया है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो UN है उसका रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, एंड इसमें चेंज की जो हम ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि आज जो कंडीशन है बदली हुई है एंड वर्ल्ड बदला हुआ है। तो उसी में इस बदलती हुई सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला रोल प्ले करना चाहिए, यानी उसे अपना जो रोल है उसे प्रमोट करना चाहिए। एंड भारत जो है वो इस चीज़ का भी सपोर्ट करता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको सभी, यानी जो जितनी भी कंट्री हैं उनके बीच डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन है उसको प्रमोट करना चाहिए, और इसमें अपना जो रोल है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए। एंड साथ ही इंडिया का ये मानना भी है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको जो डेवलपमेंट वाला जो इशू है उसको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, यानी डेवलपमेंट को अपने एजेंडा में प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर हम पीस और जो सेफ्टी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट सबसे पहली ज़रूरत है। एंड जो इंडिया है उसका एक मेजर कंसर्न इसकी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर ये भी है कि जो इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो मेंबर की जो एक नंबर है वो ऐसे का ऐसे बना रहा है, जबकि जो इसकी जनरल असेंबली है उसमें जो इसके मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़ गया है। तो इसी चीज़ को इंडिया मानता है कि अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अच्छे से यानी काम करना चाहती है तो उसको ये मेंबर की जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि जो उसकी इमेज है यानी जो उसका रोल है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और भारत इसीलिए भारत ये लॉजिक देता है कि इसमें और ज़्यादा विस्तार करना चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड है वो इस चीज़ को सपोर्ट करे और ये अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करे। वैसे बेसिकली अगर हम बात करें, जो इसकी जो मेंबरशिप थी वो एक्सपेंड की गई थी 1965 में, यानी 11 to 15 कर दी गई थी। पर उसके बाद से इसमें इसके जो परमानेंट मेंबर है उनमें कोई चेंज नहीं आया है, सिचुएशन ऐसी की ऐसी बनी हुई है। तो फिर एक जो क्या कहते हैं इंडिया ने इस चीज़ को लेकर एक और तर्क दिया है कि जो इसकी आम सभा है यानी जो इसकी जनरल असेंबली है उसमें मेजोरिटी वाली कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुछ यानी थोड़ा बहुत रोल उनको भी देना चाहिए, जिनसे इन डेवलपिंग कंट्री को सुना जाए, यानी इन्हें भी लगे कि उनके हित में भी यानी उनके सपोर्ट में भी फैसले लिए जा रहे हैं। एंड जो ये कोई यानी इंडिया है ये सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के नंबर को इंक्रीज करने में सपोर्ट करता है। वैसे जो इंडिया है, ताकि क्योंकि इंडिया का मानना है कि ये वर्ल्ड है इसमें अच्छे से रोल कर सकता है और इसीलिए इसको रिफॉर्म करना चाहिए, और जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उनका रोल थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा वैसे हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया है वो खुद भी इसका एक मेंबर बनना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है।
एंड इसे बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक क्राइटेरिया एंड जो वे एक स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उस असेंबली में, उन पे जो इंडिया है वो पूरा कंप्लीट उनको फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, एक क्राइटेरिया था पॉपुलेशन को लेके, तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकंड बड़ी पॉपुलेशन है आगे आने वाले टाइम में, जो कि फर्स्ट हो सकती है। एंड इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। एंड इसका जो यानी यूनाइटेड नेशन के जितने भी पीस कीपिंग एफर्ट्स रहे यानी मूवमेंट चले हैं, उनमें भी इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड साथ ही जो इसकी ये यानी इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट मेंबर के लिए इसीलिए भी एक ऑप्शन होता है क्योंकि ये एक सुपर पावर की तरह एमरजेंस हो रही है, यानी इसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी फास्टली एमरजेंस हो रही है। और इसने जो इसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है इसके बजट में, उसमें भी रेगुलरली अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कभी भी वो अपने भुगतान से हटा नहीं है। तो इसीलिए जो इंडिया है वो इसका एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। एंड क्या कहते हैं, इंडिया इसका मेंबरशिप बनना चाहता है क्योंकि इंडिया को पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी किसी भी देश अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान चाहता है, उसके पास अगर सुपर पावर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, यानी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी चीज़ को लेके भारत चाहता है कि जो उसका क्या कहते हैं, भारत भी एक वीटो पावर वाली कंट्री बने। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जो चाहती हैं कि भारत इसका परमानेंट मेंबर ना बने, जैसे पाक हो गया, और भी अदर कंट्री हैं जो कि चाहती हैं कि ये इसका परमानेंट मेंबर ना बने। और इसके लिए कुछ उन्होंने तर्क भी, लॉजिक भी दिए हैं कि इसके पास न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, एंड जो कि इसका ये सिक्योरिटी काउंसिल में अच्छे से रोल नहीं करेगा। और अगर इसको हम इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह दे देते हैं, तो और अदर कंट्री है जैसे ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये भी सुपर पावर बनकर उभर रही है, तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट होगी। कुछ का मानना ये है कि जो अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है, उनको भी इस चीज़ में सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इशू हैं जिनको देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई परमानेंट मेंबर नहीं होगा। तो ये था इसकी इंडिया का इसको लेकर रवैया। इंडिया बनना चाहता है पर काफ़ी सारे उसमें आ रहे हैं, हालांकि मोदी जी ने ट्राई किया है मिलने के लिए, पर फिर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम साथ आ रही हैं। एंड जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है, लास्ट टॉपिक है, द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। यानी जो यूएन है वो अब यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसे रोल प्ले अदा कर रहा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, इसके प्रोसेस और स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है, तो इससे हमारी होप भी बढ़ रही है कि इसमें क्या कहते हैं, ये जो रोल प्ले कर रहा है ये भी अलग रोल प्ले करे। यानी जो अमेरिका है वो सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसके साथ जो हमारा वर्ल्ड है वो यूनिपोलर बना हुआ है। यानी हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही अब सुपर पावर है, दो थी, एक 1991 में एंड हो गई, तो एक ही सुपर पावर है और हमारा वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया है और अमेरिका का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो ऐसे में क्या जो यूएन है वो क्या सही तरीके से काम कर पाएगा, यानी वो यूएन के सामने, यूएस के सामने खड़ा हो पाएगा। एंड तो यही इसी चीज़ को लेके क्वेश्चन भी अराइज हुए कि क्या ये यूएस का जो डोमिनेंट है उसके सामने बैलेंस वाला रिलेशन निभा सकता है, या फिर हमें ये, तो बेसिकली इस चीज़ को लेके क्या किया जा रहा है कि जो ये एक रोल करेगा जो कि एक डायलॉग मेंटेन करेगा, यानी यूएस और जो बाकी कंट्री हैं उनके बीच में। हालांकि ये यूएस की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर फिर भी ये उनके बीच में डायलॉग तो मेंटेन कर ही सकता है। एंड यूएस की पावर को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि जो पहली बात तो ये है कि जो सोवियत यूनियन थी उसकी वो अब कोलैप्स हो गई थी 1991 में, और उसके बाद यूएस है वो एक ओनली सुपर पावर है। एंड अगर हम इसकी मिलिट्री की बात करें तो ये मिलिट्री और इकोनॉमिक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। यानी इसका मिलिट्री बेस भी काफ़ी बड़ा और इकोनॉमिक जो पावर है वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसका चैप्टर 3 में इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। एंड जो इसकी सेकंड चीज़ है वो ये है कि जो यूएन है वो इससे यूएस से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। एंड क्योंकि जो यूएस है वो इसका जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा बजट है। एंड जो यूएन है वो इसके
अमेरिका में ही लोकेटेड है, तो इसलिए इसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। एंड कोई इसके जो काफ़ी ज़्यादा मेंबर है, यानी यूनाइटेड नेशन के काफ़ी मेंबर इसके अमेरिका के ही हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसकी चलती है। और इसी के साथ अमेरिका को अगर लगता है कि कोई भी यानी डिसीजन और पॉलिसी उसके अगेंस्ट है, तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उस डिसीजन को रोक देता है। और जो इसका सेक्रेटरी जनरल का वो होता है, चूज होते हैं, उसमें भी ये अपनी बात को सबसे ऊपर रखता है। एंड वैसे अमेरिका जो अपनी पावर का यूज करके सभी कंट्री के बीच फूट डाल सकता है और डाल भी रहा है। सो बेसिकली इसी तरह जो यूएन है वो इनके बीच एक बैलेंस बना के रखता है। हालांकि वो इसकी पावर को नहीं रोक सकता है, पर फिर भी वो इनके बीच एक बैलेंस बना के रखता है। एंड अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, यानी पूरा वर्ल्ड जो कि अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, एंड पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका है वो एक सुपर पावर है। एंड इसी कारण उसका वर्ल्ड में बोलबाला है, यानी काफ़ी उसका दबदबा है। और यूनाइटेड नेशन और क्या जो यूएन है वो क्या करता है कि अमेरिका और जो बाकी कंट्री हैं उनके बीच एक डिस्कशन को कायम कर सकता है। और इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने पास्ट में ऐसा किया भी है। जो अमेरिकी जो नेता है वो काफ़ी इस चीज़ की क्रिटिसाइज भी करते हैं, इस चीज़ को लेके कि क्या कहते हैं कि जो यूएन है वो सभी कंट्रीज़ को साथ में लेके आता है और डिस्कस करता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो वो ये है कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो अमेरिका का जो बिहेवियर है, जो इसकी पॉलिसी है, वहाँ कुछ पर अंकुश लगाया जा सकता है या और ट्राई भी किया जाता है। यानी हालांकि ये बात ठीक है कि वॉशिंगटन के अगेंस्ट कोई भी सिंगल कंट्री खड़ी होनी नहीं चाहेगी, यानी पूरा वर्ल्ड और वॉशिंगटन एक तरफ, ये सभी इसके अगेंस्ट नहीं खड़ी होनी चाहेगी। पर फिर भी इस प्लेटफॉर्म पर यानी यूएन पर इसके अगेंस्ट बातें होती है, डिस्कशन होती है और सुनवाई भी होती है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। एंड हालांकि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो ये एक इम्परफेक्ट बॉडी है, यानी इसमें कुछ कमियां हैं, पर इसके बिना जो दुनिया है वो बदहाल होगी, यानी एक कोई पीस नहीं होगी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो सिचुएशन काफ़ी अलग होगी। और जो कि यूनाइटेड नेशन है वो आज काफ़ी सारे जो कनेक्शंस हैं उनको बनाता है और एक दूसरे पर डिपेंड करता है, सोसाइटीज़ को लिंक करता है। हम अगर इमेजिन करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, अगर ये नहीं हो तो जो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड है, कॉन्टिनेंट है, ये सब कैसे रहेंगे। जो ये और जो यूनाइटेड नेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसने ये प्रूफ कर दिया है कि इससे जो वर्ल्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट बढ़ती जा रही है, यूएन की जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ जो यूनाइटेड नेशन है उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। लोगों और जो सिटीजन्स है और जो गवर्नमेंट है हर कंट्रीज़ की, उनको उनका भी मानना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि एक वे प्रोवाइड करे या फिर हमें सपोर्ट करे, जो कि यूएन करता है, ताकि सारी जो कंट्री हैं वो अच्छे से काम कर सके। तो ये था हमारा वीडियो कि यूएन का क्या रोल है। यूएन सही है, काम करती भी है, अमेरिका के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती, पर फिर भी अपनी ओर से एफर्ट्स करती है। अगर हम इसके बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो अभी तक बेसिकली इसमें 9 सेक्रेटरी जनरल्स रह चुके हैं जिनके नाम इसमें दिए गए हैं। और ये नाम यानी काफ़ी बोल्ड नाम है, यानी हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे नाम तो कभी हमने सुने भी नहीं है। एंड इनके नाम बेसिकली क्या है, सबसे पहले है ट्राइब ली, जो कि नॉर्वे के थे। एंड इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1946 से लेके 52 तक। देन उसके बाद जो सेकंड आए हुए थे वे थे डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन के थे। एंड इनका टाइम पीरियड था 1953 टू 1961। एंड थर्ड नंबर पर यू आते हैं यू थांट, जो कि बर्मा के थे, म्यांमार के थे। एंड 1961 टू 71, यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा 10 साल का था। फिर उसके बाद जो आते हैं वो है कुल्त वाल्डिम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। एंड इनका जो टाइम पीरियड था वो 1972 से 81 का था। देन उसके बाद जो है वो है जेवियर पेरेस दे कुयार, ये है पेरू के। एंड इसमें कौन सी कंट्री, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 82 से लेके 91 तक। एंड देन उसके बाद जो है वो है बुतरस गाली, यानी कैसे कैसे नाम है, आई डोंट नो।
ये प्रोनाउंसिएशन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एंड ये मिस्र के थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1992 से 96 तक का था। देन उसके बाद थे जो कोफी ए अन्नान जो कि घाना के थे, एंड उनका टाइम पीरियड 1997 से 2006 तक था। फिर देन उसके बाद 8th आए थे, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, बान की मून जो कि कोरिया के थे और एशिया के फर्स्ट ये सेक्रेटरी जनरल बने थे। एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो प्रेजेंट है उनमें एंटियो मैनुअल दे ओलिवेरा, कैसा नाम है, ये बने हुए हैं जो कि जिन्होंने जो है 2017 से इस पोजीशन पर आए हैं। एंड देन उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो फाउंडेशन है वो कैसे हुई थी। तो ये बात है अगस्त 1941 की। तो एक बार इसकी टाइम पीरियड को हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्या हुआ था कि अगस्त 1941 में जो अमेरिका के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और एक ब्रितानी जो पीएम थे चर्चिल, उन्होंने एक अटलांटिक जो चार्टर था उस पर साइन किए। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 1942 में जो पावर उन यानी एक लड़ाई चल रही थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो 26 जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अटलांटिक चार्टर के सपोर्ट में वॉशिंगटन से मिले और 1943 में उन्होंने भी इस डिक्लेरेशन लेटर पर साइन किए। एंड देन फरवरी 45 में 3 बड़े जो नेता थे रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन थे, उन्होंने इसके लिए एक सेमिनार रखा, यानी एक कॉन्फ्रेंस रखी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट करेंगे। एंड देन अप्रैल मई 1945 में क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि लगभग 2 महीने लंबी चली। एंड 26 जनवरी 1945 में क्या हुआ था कि 50 कंट्री थी, उन्होंने इस पे साइन कर दिए थे। यानी हमने आगे पढ़ा था कि 51 कंट्रीज़ के साइन हुए थे। एंड 26 जून तक जो 50 कंट्री ने साइन कर दिए थे। एंड जो पोलैंड था उसने 15 अक्टूबर को यहाँ पर साइन किए थे, जिससे ये जो कंट्री थी ये 50 से 51 हो गई थी। एंड 1945 में जो यूएन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसको हम यूनाइटेड नेशन डे भी कहते हैं। एंड एट द एंड 30 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था कि जो इंडिया है उसने भी इसमें साइन किए थे और वो भी यूएन का एक मेंबर बन गया था। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपका चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप, और प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को देखते रहें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।